कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। जी हाँ, आज वो घड़ी आ गई जिसका पूरे देश को इंतजार था। 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। इस जंग में अब भारत तीसरे चरण में जाने की तैयारी कर रहा है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आज शाम 4 बजे से जैसे ही वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, लोगों की भीड़ कोविड ऐप पर आ गई, जिसके बाद सर्वर डाउन हो गया। लेकिन कुछ ही देर में वैक्सीन साइट दोबारा शुरू हो गई और भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया। शुरुआत में बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साइट जो है वो भी क्रैश हो गई। हमारे साथ मुंबई के यंगस्टर्स मौजूद हैं और उनसे ही हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। आनंद, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया? मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था। मैं 4 बजे से ही खोल के वेबसाइट था, बट इनिशियली मैंने 7-8 बार ट्राई किया, बट OTP नहीं आया। तो फिर मैं ट्राई करते रहा। आफ्टर 6 o'clock मैंने एक बार और ट्राई किया तो सडनली मुझे OTP आया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन यस, स्लॉट नहीं मिला बिकॉज द वेबसाइट वाज सेइंग कि 44 ईयर्स के ऊपर वालों का ही रजिस्ट्रेशन अभी ले रहे हैं। सो स्लॉट्स मैं नहीं बुक कर पाया अभी तक। मेरा तो साइट ही ओपन नहीं हो रहा है। जब से मैंने चालू किया वो 5-5:30 बजे से मैं कर रहा हूँ ट्राई, पर मेरा साइट ओपन ही नहीं हो रहा। अभी भी आप ट्राई कर रहे थे? अभी भी ट्राई कर रहा था मैं, पर कुछ हो ही नहीं रहा। साइट मतलब ओपन नहीं हो रहा। रजिस्टर ही नहीं कर पाया? रजिस्टर ही नहीं कर पाऊंगा। शालवी हमारे साथ मौजूद है। शालवी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत इजीली हो गया था रजिस्टर। मेरा 5 मिनट्स के बाद मेरा मैसेज भी आ गया था कि रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। ये तुरंत 4 बजे के बाद हो गया? हाँ, हो गया। अगर आप 18 से 44 वाले आयु वर्ग में हैं तो जरा जान लीजिए टीकाकरण की प्रक्रिया। इसके लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। भीड़ से बचने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि 45 से अधिक आयु के लोगों के पास टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प है। रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर होगा। जहां तक कीमतों का सवाल है तो ज्यादातर राज्य सरकारों ने 18 से 45 की उम्र तक के लोगों के लिए भी मुफ्त टीके का ऐलान कर रखा है। इसलिए सरकारी केंद्रों में वैक्सीन मुफ्त में लग जाएगी, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीन के लिए खुद खर्च करना होगा। निजी अस्पतालों को सीधे टीका निर्माताओं से वैक्सीन लेनी होगी। प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड के टीके 600 रुपए प्रति डोज, जबकि कोवैक्सीन 1200 रुपए प्रति डोज की कीमत पर मिलेगी। राज्य सरकारें भी अब सीधे वैक्सीन कंपनियों से खुराक खरीद सकती हैं। उन्हें कोविशील्ड की एक खुराक 400 रुपए में पड़ेगी, जबकि कोवैक्सीन की एक खुराक 600 रुपए में पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के तीसरे चरण को लेकर अमित शाह ने आज बैठक की, जिसमें पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। आज तक ब्यूरो। तो 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। उसके लिए तीसरे चरण का रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो गया है। आइए हम आपको बताते हैं तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कैसे हो रही है, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, ये देखिए। 18 साल से उम्र के ऊपर के लोगों के लिए आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ये 4 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। इसका 2 तरीका है। एक तो आप कोविन सॉफ्टवेयर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप आरोग्य सेतु ऐप में जाके ये कर सकते हैं। हम पहले कोशिश करेंगे कोविन सॉफ्टवेयर में जाकर। कोविन टाइप करती हूं मैं सिस्टम में और ये कोविन COWIN है और एक पोर्टल आपके सामने आ जाएगा और वो है covinportal.gov.in। आप इस पे जाएं। आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो रजिस्टर योरसेल्फ, साइन इन योरसेल्फ, या रजिस्टर विद आरोग्य सेतु। मैं कोशिश करूंगी रजिस्टर करने के लिए अपने आप को। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 18 साल की उम्र के ऊपर से लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैं कोशिश करके अपना टेलीफोन नंबर इस पर डालती हूँ। सबसे पहले आपसे ये मांगा जाएगा। गेट OTP में मैंने क्लिक किया है। ये देखते हैं कि ये OTP मुझे अभी मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस OTP के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। इसका सिंपल रीजन यही है क्योंकि
इस समय वॉक इन वैक्सीनेशन अलाउड नहीं है, मतलब आप पहले जैसे किसी सेंटर पे जाके वहीं पे वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं, वो अलाउड नहीं है। 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही अपने आप को रजिस्टर करके ही वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओटीपी बोला गया है कि मुझे भेजा है मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे। मेरा नंबर वही है जो फोन इस समय मेरे हाथ में है, लेकिन अभी तक मुझे वो ओटीपी आया नहीं है। इनफैक्ट ये 2 से 3 बार कोशिश रही है कि मैं ओटीपी जनरेट करूं। इनफैक्ट ये देखिए, मेरा पैन कार्ड को भी मैंने तैयार रखा है, या पैन कार्ड या आधार कार्ड के द्वारा, या आप अपना इलेक्टोरल वोटिंग कार्ड के डिटेल्स भी इसमें डाल सकते हैं। वो आपकी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है और उसके द्वारा आपका स्लॉट आपको दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 108 सेकेंड्स 106 सेकेंड्स रहता है, लेकिन वो ओटीपी अभी तक मुझे मिला नहीं है। कुल मिला के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो मेरे लिए ये वैक्सीन का शॉट लगवाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस समय वॉक इन वैक्सीनेशंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक तरफ तो यह ऐलान हो गया है कि 1 मई से 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो हाथ खड़े कर रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब का कहना है कि उनके पास इतनी वैक्सीन है ही नहीं। ऐसे में वो साफ इनकार कर रहे हैं कि 1 मई से ये 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन वो शुरू नहीं कर सकते हैं। बड़ी उम्मीद लेकर लोग वैक्सीन लगवाने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। उनके पास पहले से अपॉइंटमेंट भी था, लेकिन बीकेसी पहुंचते ही जब नजर आया ये बोर्ड तो लोगों के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। बीकेसी जंबो सेंटर कहता है वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक। लोगों को परेशान होना यहाँ पर लाजमी है। लोग पुलिस वालों से, डॉक्टर्स से पूछ रहे हैं आखिर उनको क्या करना है। इस वक्त आप देखिए किस तरीके से यहाँ आम जनता, आम नागरिक पुलिस से पूछ रही है आखिर वैक्सीन क्यों नहीं है और वो करें तो क्या करें। 7 हिल्स में जाके आए हैं, सब कहीं पे भी स्टॉक नहीं है। 7 हिल्स में भी नहीं था। रजिस्ट्रेशन सायन हॉस्पिटल में था, अभी हम वहाँ गए, वो बोलते नहीं है। हमने बोला बीकेसी में पहला डोज लिया, वहाँ जाएं, क्या बोले हाँ वहाँ स्टॉक है। तो हम टैक्सी करके आए अभी यहाँ पर, और अभी यहाँ बोल रहे नहीं, आप नंबर लेके जाइए। मुंबई से ये तस्वीर ऐसे दिन में आई है जिस दिन टीकाकरण के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 1 मई से इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सवाल उठता है कि जब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में इतनी मारामारी मच रही है, तो फिर 1 मई से जब टीके के लिए योग्य लोगों का दायरा बढ़ जाएगा तो क्या स्थिति होगी? क्या राज्य इसके लिए तैयार हैं? ये बयान सुनकर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहां से देंगे। कई राज्यों के मंत्रियों के बयान से संकेत मिल रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने में वो खुद को असमर्थ पा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य को 12 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 7,500 करोड़ खर्च करने वाली है, लेकिन किसी भी वैक्सीन कंपनी ने उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख, इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। उधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण का कहना है कि राज्य सरकार टीकाकरण के लिए तैयार है। 10 दिन पहले ही वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है और जल्द टीका मिल जाना चाहिए। तो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो जाइए।
क्योंकि टीका कोरोना से बचाव का सबसे भरोसेमंद तरीके के रूप में सामने आया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। देश में ऑक्सीजन को लेकर कोहराम मचा हुआ है। राज्य दर राज्य आंकड़े और अस्पतालों के बाहर के हालात ये बता रहे हैं कि परिजन ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन अपनों के लिए मुहैया कराने के लिए। अस्पतालों में घंटों के हिसाब से ऑक्सीजन पहुंच रहा है। सवाल यह है कि ऑक्सीजन की इस किल्लत के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है? हाईकोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है तमाम सरकारों को। केंद्र सरकार से आज हाईकोर्ट ने ये पूछा है कि आप आखिर दिल्ली को जो 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए वो कब से मुहैया कराएंगे? वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को भी टोका है और दिल्ली सरकार को कहा है कि आपसे हालात आखिर क्यों नहीं संभलते हैं, हमें आप पर भरोसा नहीं है। इधर तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी केयर फंड से अब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पैसों का इस्तेमाल होगा। पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। मुझे डिस्चार्ज चाहिए, मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज चाहिए बस। हमारा भाई वापस करवा दो। कोई तो होगा यहाँ सीनियर बंदा कोई है, उनको बुलाओ वो जो खड़े। क्या गाड़ी है? जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। कल रात यहाँ पर जमकर हंगामा मचा है और तोड़फोड़ की गई है। केजीएमयू के ठीक सामने है और इनका कहना है कि इनके पास कोई बेड खाली नहीं है। जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार में सरकारों के दावे हवा में उड़ रहे हैं। 24 घंटे में नए केस 3,60,000 के पार और करीब 3300 लोगों की मौत हो गई है। यानी हर मिनट 250 लोग कोरोना के देश में शिकार हो रहे हैं और हर मिनट लगभग 2 लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में हालात को लेकर कोर्ट की फटकार के बीच कोरोना के मामले 24 घंटे में 24,000 बढ़ गए हैं और 381 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में दावों ने भी तोड़ दिया है दम। राज्य में 24 घंटे में 895 लोगों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन के लिए तड़पती सांसों के बीच पिछले 8 महीने की नाकामी के बाद अब आनन फानन में ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिशें आधी अधूरी ही साबित हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन घंटों के हिसाब से मिल रहा है। रोज की इस लड़ाई के बीच जहां एक तरफ क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, वहीं सरकार दूसरे देशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम कर रही है। सोमवार से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आने की शुरुआत हो गई थी। अमेरिका से 636 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं। इंग्लैंड से 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं और 495 आने वाले हैं। कल आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आने वाले हैं। हांगकांग से 800, सिंगापुर से 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आने वाले हैं। चीन से 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ा ऑर्डर एक चीनी कंपनी को गया है जो 18,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजेगा। वहीं एक दूसरी चीनी कंपनी को 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का ऑर्डर मिला है। क्या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का राज्यों को सही आवंटन हो रहा है? क्या परिस्थितियां मई के महीने में बेहतर होंगी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से कोविड के खिलाफ लड़ने में एयरफोर्स की तैयारियों का भी जायजा लिया। इधर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भी राजधानी दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। फिर आखिर ये तमाम कोशिशें बेअसर क्यों साबित हो रही हैं? रोजाना कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों का दम निकाल दिया है और अब हर कोशिश नाकाफी ही साबित हो रही है। दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच हर घंटे लोगों की जान पर बना रही है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और राजधानी दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जी हां, ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पतालों का हाल, हर वक्त जो तस्वीरें आती हैं वो ऐसी हैं कि बेदर्द बीमारी एक तरफ परेशान कर रही है लोगों को, तो अस्पतालों में इलाज की परेशानी है, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयों की कमी है और ये दर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसी ने
कल्पना नहीं की होगी कि राजधानी दिल्ली की ऐसी तस्वीर हो सकती है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते हुए मरीज दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ वो परिवार वाले जो हर पल ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आखिर ऑक्सीजन को लेकर ये किल्लत, ये कोहराम, ये जंग क्यों छिड़ी हुई है? ऑक्सीजन की कमी कैसे बनी हुई है राजधानी की सबसे बड़ी परेशानी? आइए आपको दिखाते हैं। प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई, फिर या तो फिर हमें मार दीजिए। जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, घटते जा 57 है, 57 प्राइवेट हॉस्पिटल का हम नहीं लेंगे, आप इमरजेंसी उनका लेवल, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या सब हो गया? अजीब अराजकता फैली है दिल्ली में। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। 3 बच्चों के साथ ये महिला सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर बदहवास है, ये जानने के लिए कि उसके पति जिंदा भी हैं या नहीं। ये पूरा परिवार है और ये परिवार परेशान क्यों है, इसकी वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं कि उनके मरीज अस्पताल में एडमिट हो जाएं, लेकिन ये पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। सर प्लीज। आपके पति हैं प्रशांत, क्या हुआ? सर उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई, फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर, बस। हमारी पूरी फैमिली सर यहाँ खड़ी है, हमें मार दीजिए। बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, इनके पिता अंदर एडमिट है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में। क्या कुछ जानकारी मिली? कुछ भी नहीं सर। वो कल रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है, किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के सर वो लेके जा रहे हैं, किसी की डेथ हुई है सर, मेरे किसी की डेथ मारने लगे हैं सर। ये सर उसको दीजिए, हमारे पेशेंट को हमें वापस कीजिए, हमारा पेशेंट, पापा को वापस दिला दीजिए सर। ये बिल्कुल पागल हो जाएगा नहीं तो। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका अपना जो अस्पताल में भर्ती है उसकी स्थिति क्या है। व्यवस्थाओं की चिंदियां इस कदर उड़ेंगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। पहले टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर अगर आप पॉजिटिव आए तो अस्पतालों में दाखिला, और फिर अस्पताल में दाखिला तो वहां की अलग परेशानी। ये दिल्ली का सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक सरदार पटेल कोविड सेंटर है, और यहाँ पर आपको ये जो गेट है इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परेशान हैं लोग। इस गेट पर लोग खड़े हैं जानकारी लेने के लिए। उस तरफ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के आईटीबीपी के जवान हैं जो कि नोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकायत यह है कि यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। क्या उत्तम नगर से सर लोगों को जानकारी मिल नहीं रही है? सर कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता लग रहा है। कोई कह रहा है जीवित है, कोई कह रहा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अंदर कोई हेल्पलाइन नहीं है कि कोई मरीज से बात कर सके वहाँ पे किसी से भी, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है। ना तो कल से चार्जर भी देकर गए, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिविर तो लिख रहे हैं, मगर रेमडेसिविर मिल कहां रही है ये कतारें देखिए, और इन कतारों में लगे लोगों की बेचारगी समझिए। नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल,
आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। देश की राजधानी में जीवन रक्षक दवाइयों का टोटा पड़ा है, अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। हमें इस वक्त पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर, जो कि नॉन कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन हर एक वो मुसीबत झेल रहा है जो कोविड सेंटर्स को झेलनी पड़ रही है। यहाँ के बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ आसपास की कोई भी अगर बीमार पड़ता है और कोरोना टेस्ट कराए या ना कराए, स्टेटस बताए या ना बताए, लेकिन अगर इमरजेंसी में आता है तो उसकी दवा दारू जरूरी है। इसलिए जो कोविड पेशेंट भी यहाँ आ जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी कमी इस हॉस्पिटल को झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, पूरा दिन ऑक्सीजन सिलेंडर सोर्स करने में यहाँ पर लग जाता है। लोग परेशान हैं और मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। हालत भयानक है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तैयारियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहाँ नजदीक में ही जो लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है, उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। ये वो विकट समय है जिससे पार पाने में दिल्ली वालों की जिंदगी दांव पर है। प्रार्थना कीजिए कि ये बुरा समय जल्दी कट जाए। मिलन शर्मा, अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तमाम राज्य जहां पर कोरोना के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, उनमें शामिल है राजस्थान भी। जी हां, राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अस्पतालों में वही बदहाली की तस्वीर जो दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर मुंबई, हर जगह पर है, वही तस्वीरें अब राजस्थान में भी दिख रही हैं। बढ़ते मामलों के बीच यहां पर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मरीज और उनके परिवार वाले। पीबीएम कोविड सेंटर के हालात है, रात को 45 मिनट एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाती है। पीबीएम हॉस्पिटल के हालात बहुत विकट होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन लगभग अभी आधा घंटा से नहीं है और ये ऑक्सीजन लेवल है जो बहुत नीचे टूट गया है। ये आधा घंटा से देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ये जो 23 पे आ गया है। ये 95 पर मेंटेन करना चाहिए, जो 23 पर चल रहा है अभी। राजस्थान के बीकानेर का पीबीएम अस्पताल एक ऐसा अस्पताल जो दावा करता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस अस्पताल में अपनों का इलाज करवाने वाले ऐसा नहीं मानते और ऑक्सीजन की कमी से मौत का दावा कर रहे हैं। ये पीबीएम हॉस्पिटल कोविड सेंटर में ऑक्सीजन सप्लाई 30 मिनट रुकने की वजह से इन सीरियस मरीजों की मौत हो गई है और ये इनके परिजन है जो बिलख रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म होने के कारण डॉक्टरों की लापरवाही, पापा जी की मौत हो गई और ये रात को रोज का काम है। ये बोतल उतारने तक नहीं आ रही, ये जो ड्रिप लगी होती है वो उतारने तक नहीं आ रही है। इतनी लापरवाही इन लोगों की बोल रहे हैं कि हम बाद में उतार लगे रहते हैं, ये फोन पे लगे रहते हैं। अभी तक डेथ हुए को 10 मिनट हो गए, अभी तक सीनियर डॉक्टर नहीं पहुंचाया। पीबीएम अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहे इस खिलवाड़ के खिलाफ तीमारदार सोशल मीडिया पर अस्पताल की वीडियो वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 3 लोग
दम तोड़ चुके हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो मरे वो बेहद गंभीर अवस्था में थे। 24 घंटे की सप्लाई होनी चाहिए ना ऑक्सीजन की, लाइट की हॉस्पिटल में। कोई नहीं है, सब सो रहे हैं, अंदर सब सो रहे हैं। कंपाउंडर इसमें कोई इंचार्ज नहीं बैठा ना? कोई नहीं है, सब सो रहा है, कोई आता ही नहीं है। रात को 11 बजे ये देखो लो आ रहे हैं, प्रेशर सबके लो आ रहे हैं। ये यहाँ कोई नहीं है। राजस्थान में रोजाना 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसने राज्य के सरकारी अस्पतालों की हकीकत सबके सामने ला दी है, जिसमें इलाज करवा रहा आम आदमी भेदभाव का भी शिकार हो रहा है। ये देखो, पिछले लगभग 45 मिनट से ऑक्सीजन बंद है, सप्लाई बंद हो रही है। और ये जो जेलर है, जेलर के लिए अलग से इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन बाकी मरीज भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। जेलर के लिए अलग से ये टंकी लेके आए हैं और अलग से वीआईपी की व्यवस्था हो रही है इनके लिए। इनका वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी लोगों को उधर मरने के लिए छोड़े हुए हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देख रहा है। जो वीआईपी नहीं है वो मरेंगे और जो वीआईपी है उनको बचा लिया जाएगा। ये हो रहा है। इनके लिए ये सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है वो हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा। हॉस्पिटल प्रशासन के लिए सिर्फ एक यही, इतने लोगों में ये है कि कीमती है, बाकी इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। हर हादसे की तरह बीकानेर के इस अस्पताल में मरीजों की मौत की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फिर इस अस्पताल के बताए जा रहे ऐसे वीडियो क्यों सामने आ रहे हैं? बीकानेर की तरह जयपुर में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे तीमारदार कर रहे हैं। जयपुर के कालवाड़ के इस खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिससे घबराकर अस्पताल का स्टाफ मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर अस्पताल से फरार हो गया। जिसके बाद आज तक संवाददाता शरद कुमार को यहाँ पर मरीज के रिश्तेदार दूसरे अस्पतालों की तलाश में जाते मिले और कुछ इस तरह खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते मिले। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे यह देखा जा सकता है कि यहाँ पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में, यह देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं अपने लोगों को यहाँ पर दाखिल कराया था, तब कहा गया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या हालत है अभी यहाँ पर अस्पताल में। स्टाफ नहीं है, जैसे ऑक्सीजन लेके आए अभी स्टाफ रुक जाएगा, स्टाफ नहीं है। ये है सर, जो ऑक्सीजन हम फिर लगाएंगे खुद लेके आते हैं, फिर भी स्टाफ नहीं मिलता। स्टाफ कल बग गया था पूरा। ये जो है सिलेंडर खुद लेके आ रहे हैं, जिनके परिजन खुद लेके आ रहे हैं, स्टेशन पर सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है, आप लोगों को खुद यहाँ पर सिलेंडर लेके आना पड़ रहा है, अस्पताल में नहीं है। नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पतालों में बेहाल मरीज, उनके परिवार वाले। ये तस्वीरें सिर्फ राजधानी दिल्ली की नहीं है, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी हिला देने वाली हैं, झकझोर देने वाली हैं। जहां अस्पतालों के बाहर कतारों में खड़े लोग, ऐसे मरीज जिनकी हालत गंभीर है, ऐसे परिवार वाले जो किसी तरह से उनके लिए बेड, ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने के लिए हाथ पैर गिड़गिड़ा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की रिपोर्ट, जहां की तस्वीर देखकर आप समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन की भारी किल्लत और इलाज की इस कुव्यवस्था के बीच जनता, जो तस्वीर दिख रही है अस्पतालों के बाहर, वो सरकार के दावों से बिल्कुल अलग है। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। क्या नाम है? सत्यभामा। ठीक है, राहुल भाई। पता नहीं कि किस सूबे, किस शहर और किस अस्पताल की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मगर हम आपको जो दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे चमकते दमकते शहर नोएडा की तस्वीरें हैं। सीएमओ के सामने एक महिला गिड़गिड़ा रही है और सीएमओ उसे झिड़क रहे हैं।
महिला रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए नोएडा के सीएमओ के सामने फरियाद कर रही है, पांव पकड़ रही है। बस किसी तरह सीएमओ साहब इंजेक्शन का बंदोबस्त कर दें और मरीज ठीक हो जाए। लेकिन तीमारदारों का इस तरह रोना सीएमओ साहब को बेकार की बातें लगी। आरोप है कि ज्यादा परेशान होने पर महिलाओं को गिरफ्तार कराने की धमकी भी दी गई। आप लोग किस लिए आए हैं? क्या कह रहे हैं? और बोल रहे कि अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोल रहे कि जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। नहीं, अभी नहीं दिया। इसी नोएडा की दूसरी तस्वीर देखिए, जब कई घंटे के इंतजार के बाद भी तीमारदार को मरीज के लिए रेमडेसिविर नहीं मिली तो ये शख्स रो पड़ा। सही कहा था सीएमओ साहब ने, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जब मुखिया ही कह रहे हैं कि जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं, तो सही ही कह रहे होंगे। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। लेकिन हे सूबेदार, जरा इन बदहवासों को भी तो सुनिए। सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। जान देने बताइए, क्या आप नहीं बताइए? जहाँ बताओ मैं मुंह दिखा रहा हूँ, मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ। सर कुछ तो कर दीजिए, कम से कम जो मर उनको बचाइए, ठीक है? बाकी चलो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में जो करना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मर रहे मेरे बाप मेरे, उनको तो बचा लीजिए कम से कम, नहीं तो हम अपनी जान देने बताइए जाकर के। आगे भी सुनिए, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, दर्द की दास्तानें नहीं बदलती। सुनिए सीएम साहब। मेरी माँ चली गई 3 बजे, लेकिन मैं खड़ा हूँ सामने का, अभी कल उनका 10वां मैं करके आ रहा हूँ घर से, हैं? तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कोई तरीके से। जिस वक्त लोग शोक मनाते हैं, दुर्भाग्य देखिए, एक बेटे को अस्पतालों में व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है। फादर को मैं कहीं से भर्ती कराइए सर, लगा लीजिए सुरक्षा के लिए। सर मैं परेशान चुका, दौड़ बताइए, मैं कहाँ तक मरूँ बताइए? अस्पताल में क्या कहते हैं? कहीं कुछ सही नहीं चल रही है सर, जब हर जगह मना कर रहे हैं। कम से कम बेड तो दिए मेरे फादर, कम से कम 7 ऑक्सीजन तो मिले पॉजिटिव। कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है। बताइए घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहाँ साहब तो कह रहे हैं सब जगह खाली है बेड। कहाँ देखिए मैं हर जगह दौड़, मैं खड़ा हूँ सामने ना, बताएं कौन बता रहा है? मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है? केजीएम से भाग के मैं चला रहा हूँ, बताइए यहाँ नहीं है? कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले बताइए? ये हाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां आज तक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इस तरह बेड के लिए लोग इंतजार करते मिले। मरीज तो मरीज, उनका इलाज करने वाले भी सिस्टम का शिकार हैं। इतना जान लीजिए कि जो भी डिपेंडेंसी है वो सिर्फ लोअर स्टाफ के ऊपर है। जेआरस है, एसआरस है, ये लोग टोटली काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? भैया वार्ड बॉय पे काम करते हैं। तो आप ही लोगों को सारा काम कराया जाता है? भैया सब कुछ करवाया जाता है हम लोगों को। तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो तो यहाँ कह देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तब भी आपको ड्यूटी करना है। हाँ, SpO2 आपका चेक किया जाता है। हाँ, कि आप पॉजिटिव हैं, जब तक जिंदगी है चलते रहो, मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। मतलब आपको इलाज भी नहीं जाता? कुछ नहीं, हम लोग अगर पॉजिटिव कोई स्टाफ आता है तो उससे भी ड्यूटी करवाया जाता है जबरदस्ती। यूपी में हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल हो चुका है, ये खुद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद भी मानने लगे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर और मंत्री सुनील भराला के बाद मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी सीएम योगी को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में मेरठ में फौरन ऑक्सीजन की समुचित सप्लाई भिजवाने को कहा गया है। चिट्ठी में राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि मेरठ के सभी सरकारी और निजी अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे हैं। पर चस्पा था, आपको सूचित किया जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हम कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में असक्षम हैं। मरीजों की असुविधा के लिए हमें खेद है। कोरोना का तेज संक्रमण यूपी वालों के लिए लगातार मुश्किलों का सबब बना हुआ है। इसे रोकने के लिए ही लगातार सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसमें लखनऊ में डीआरडीओ का ये अस्थायी अस्पताल भी शामिल है। लखनऊ के इस अवध शिल्प ग्राम में बनाया जा रहा 500 बेड का डीआरडीओ का अस्पताल अब अपने आखिरी दौर में है और 30 तारीख इसकी डेट रखी गई है जब से यह अस्पताल शुरू होगा। 500 बेड का यह अस्पताल कोविड अस्पताल होने जा रहा है, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, लेकिन इस पूरे अस्पताल को लगभग तैयार कर लिया गया है। ये वो बड़े हॉल होंगे जिसमें बेड्स लगेंगे, यहां तक कि बेड आ चुका है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बेड की तैयारी है। ये सब डिटैचेबल हैं और बहुत जल्दी इसे तैयार कर लिया जा सकता है।
कोरोना से जंग जीतना है तो सिस्टम के ढीले कल पुर्जों को कसना होगा, सिस्टम को चौकस बनाना होगा। ये बड़ी जंग है, इसे जीतने के लिए कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बात बिहार की। बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में सरकार ने अब वहां पर कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया। अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वहां पर भी कर्फ्यू लगा रहेगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं बिहार में इलाज की क्या परिस्थिति। अस्पतालों में कुव्यवस्था, परेशानियां इतनी ज्यादा जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा अब अस्पतालों में फूट रहा है। नालंदा के एक अस्पताल में ऐसा ही हुआ जब अस्पताल और डॉक्टर्स पर लोगों का गुस्सा फूट गया है। ये रिपोर्ट भी देखिए और पूरे बिहार के अलग अलग जगहों की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इलाज ना मिल पाने की वजह से कई लोग जबरदस्त गुस्से में हैं और परेशानी की ये तस्वीरें पूरे राज्य से आ रही। कोरोना की मार से कराह रहा है बिहार। यहाँ भी बाकी राज्यों की तरह व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। वैसी ही लाचारी, वैसी ही बेचारगी और वैसी ही लापरवाहियों का सिलसिला यहाँ भी चल रहा है। देखिए, ये बेगूसराय की तस्वीर है। यहाँ कोविड से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई, मगर कोई नहीं आया। परिजनों ने 18 घंटे इंतजार किया और कोई नहीं आया तो बगैर पीपीई किट के नदी किनारे उन्होंने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रशासन आया, फिर 2 बार आया, घूम के चला गया, बोला कि वहाँ से आदमी आएगा ब्लॉक से। तो हम लोग रुके रहे, उसी कारण जो है अभी लेट हो गया तो फिर मना कर दिए। सुबह सानी जो है फोन किए सर को, फोन से सर से बात किए तो बोला ले जाओ, वो लोग नहीं आएगा। ऐसी ही लापरवाही वाली तस्वीर मुजफ्फरपुर से भी आई है। देखिए, कहने को तो बिहार सरकार दावे कर रही है कि दूसरे सूबों से आने वाले लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन उन पर निगरानी की जा रही है। मगर सच्चाई क्या है, देख लीजिए। कोई अच्छी नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कोई चेक करने वाला। हम लोग तो दिल्ली से आए, अपना वहीं से टेस्ट करा के आए हैं। यहाँ कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार में अलग अलग शहरों में कोविड नियमों को आम लोग तो छोड़िए, प्रशासन ही नहीं मान रहा। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज की हैं। यहाँ एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और डॉक्टरों से मारपीट की। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनके मरीज की मौत हुई। कल रात यहाँ पर जमकर हंगामा मचा है और तोड़फोड़ की गई है और पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरी ऐसी घटना है जब जो परिजन है वो आक्रोशित होकर उन लोगों ने जो डॉक्टर्स पे हमला किया है, तोड़फोड़ की गई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, कुर्सियों को तोड़ दिया गया है। और ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि हालात कितने खराब हैं पटना के एनएमसीएच में, जो कि एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। यहाँ के डॉक्टर बेबस हैं, कह रहे हैं कि जब अस्पताल में बेड नहीं है तो मरीजों को कहाँ भर्ती करें। डॉक्टर डरे हुए हैं। गेट हुआ तो डॉक्टर को खदेड़ के मारना स्टार्ट किया, फिर गेट तोड़ा, वहाँ पे सारे सर्जरी डिपार्टमेंट को तोड़ताड़ किया। डॉक्टर भागा वहाँ से, गायनी डिपार्टमेंट घुस के फिर गायनी डिपार्टमेंट से डॉक्टर भागने लगा, वहाँ पे मारपीट किया। उसको दौड़ाते हुए 3 बार में अगर बंद नहीं होता डॉक्टर तो उसको मार देता। इतना दौड़ा के लोग मारने का प्रयास किया और वहाँ डॉक्टर को मारा भी। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच पटना की ये 2 बहनें मिसाल कायम कर रही हैं। ये दोनों बहनें उन परिवार वालों को मुफ्त खाना मुहैया करवा रही हैं जो कोविड से पीड़ित हैं और जिन्हें खाने की दिक्कतें हैं। ये कहने में गुरेज नहीं कि बिहार में भी हालात बिगड़ रहे हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, जीवन रक्षक दवाइयों की मारामारी हो रही है। बेहतर यही है कि हालत हाथ से निकलने न पाए। पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली से कोरोना के बिगड़ते हालात और इसी के साथ बढ़ते हालात वो इसलिए क्योंकि 3.5 लाख के ऊपर मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 3 लाख के ऊपर तो ये 7वां दिन है। 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 2 लोग से ज्यादा हर मिनट हिंदुस्तान में कोविड की वजह से मर रहे हैं। परिस्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन इलाज अभी भी, अस्पताल अभी भी बीमार ही दिखाई दे रहे हैं। देखते रहिए आज तक।